मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने टीपी, एमपी, एपी इन टर्म्स को समझने की कोशिश की थी। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या, यानी कि बेसिकली हम क्या करेंगे, टीपी, एमपी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार जैसे जैसे हम अपने इनपुट्स यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनको इंक्रीज करते हैं और जो हमारा प्रोडक्शन है उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। हाँ, यानी कि मैं क्या करूँ, अपने वेरिएबल फैक्टर को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करूँ तो मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है या जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है, मेरी आउटपुट है, वो कैसा बिहेवियर शो करती है। तो यही समझने के लिए हमारी बुक ने हमें क्या दे दिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब यार ये लॉ क्या रहा है, ये लॉ कहता है कि देखो भाई, जब भी तुम क्या करोगे, अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि जो आपका प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट है, वो इनिशियली तो राइज करेगा क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को पूरा यूज कर रहे हो, फुलर यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा कि आपके जो आउटपुट है वो बढ़ेंगे लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपका आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा एंड अगर आप उसके बाद भी अपने वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करते हो तो आपका आउटपुट डिक्लाइन करने लगेगा। अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल समझते। देखो एक टेबल की मदद से, ये हमारे पास टेबल है। टेबल में हमें कौन कौन से कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें दिखा रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर्स जो कि हमारे कांस्टेंट रहने वाले 1 1 1 1 1 1 1। सेकेंड कॉलम में हमें दिखाया गया है वेरिएबल फैक्टर्स। से लेबर, वो कितने हैं, वो चेंजिंग फैक्टर्स है हमारे। पहले 1 यूनिट एम्प्लॉय किया, फिर 2 यूनिट एम्प्लॉय किए, 3 यूनिट एम्प्लॉय किए, ऐसे हमने क्या किया, अपने वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय कर दिए। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी कुछ टीपी भी गिवन है कि मैं टोटल प्रोडक्ट 1 वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करके कितना टोटल प्रोडक्ट बना रही हूँ, 2 वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करके कितना प्रोडक्ट बना रही हूँ, राइट। और उसका जो लास्ट कॉलम है दैट इज एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि मेरे एक वेरिएबल फैक्टर से जब मैं एडिशनल वेरिएबल फैक्टर की तरफ मूव करती हूँ तो मैं कितना एडिशनल प्रोडक्ट जनरेट कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे मैं कितना बना रही हूँ प्रोडक्ट 40, सेकंड पे मैं कितना बना रही हूँ 45, तो मेरा एडिशनल प्रोडक्ट कितना हुआ 5। एमपी मेरी कितनी हो गई 5। इतनी बात हमें समझ आ रही। तो ये हमारा टेबल है। तो हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारी एमपी है वो इनिशियली क्या कर रही है, राइज कर रही है 5, 6, 7, यानी कि जो डिफरेंस है हर एडिशनल वेरिएबल फैक्टर डालने का वो क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। पहले 5 एडिशनल मैंने गेन किया, फिर मैंने 6 एडिशनल गेन किया, फिर मैंने 7 एडिशनल यूनिट्स गेन किए आउटपुट के। उसके बाद क्या हो रहा है, मेरी जो एमपी है वो क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है 6, 5, 4। फिर मैं क्या नोटिस कर रही हूं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरी एमपी क्या हो गई है, 0 हो गई है। उसके बाद मेरी एमपी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि यार देखो, सबसे पहले मेरा क्या किया, टीपी इंक्रीज किया, फिर मेरा टीपी इंक्रीज तो कर रहा है क्योंकि एमपी क्या कर रही है, टीपी में एडिशन ही कर रही है ना, तो टीपी मेरा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन क्योंकि मेरी एमपी डिक्लाइन कर रही है इसलिए इंक्रीज कितना हो रहा है, कम इंक्रीज हो रहा है टीपी में। तो टीपी इंक्रीज कर रही है लेकिन डिक्लाइनिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। उसके बाद अगर जहां पर मेरी एमपी 0 हो गई उस टाइम मेरी टीपी में कोई एडिशन हो रहा है, नहीं, कोई एडिशन नहीं हो रहा। उस टाइम मेरी टीपी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। अगर मैं उसके बाद भी वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय कर रही हूँ तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, और मेरी टीपी क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। अब देखो ये ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर मैं इसी बिहेवियर को ग्राफिकली प्लॉट कर देती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, कि देखो मेरा जो टीपी है मैं क्या देख रही हूँ, वो पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर वो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। उसके बाद मेरा टीपी क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है।
कॉरेस्पॉन्डिंग टीपी ग्राफ के साथ में एमपी ग्राफ भी बना रही हूँ। देखो एमपी ग्राफ मेरा क्या कर रहा है, एमपी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर मेरा एमपी ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। यहां पर अब मेरा क्या हो रहा है, ये जो सेकंड स्टेज है इस पे मेरा टीपी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। फिर एक पॉइंट आया जहां पे मेरा एमपी क्या हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट पे आप मेरा ग्राफ देख सकते हैं, टीपी ग्राफ क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है। और उसके बाद मेरा एमपी नेगेटिव और टीपी डिक्लाइन करने लगा। बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं कि जो एमपी है वो है क्या, एमपी क्या, हर जो टी में हर मूविंग स्टेप में एडिशनल एडिशन हो रहा है। यानी कि पहले टीपी 40 था और अगला टीपी कितना हुआ, 45। इसमें मेरा एमपी क्या निकल के आया, 5, यानी कि मेरा एडिशनल क्या था, 5। बेसिकली अगर मैं 40 में ये 5 एडिशनल यूनिट ऐड करती हूँ तो क्या बनता है, 45। इनिशियली मेरा ये जो एडिशन हो रहा है टीपी में ये क्या है, पॉजिटिव है, राइजिंग है, इंक्रीजिंग है। फिर ये एडिशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टीपी बढ़ेगी लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगी। उसके बाद मेरा ये जो एडिशन है 0 हो गया, यानी कि कोई एडिशन हो ही नहीं रहा। तो उस पॉइंट पे मेरी टीपी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। उसके बाद ये एडिशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यानी कि मेरी टीपी में से एक्चुअली कुछ निकाल लिया जा रहा है, टोटल प्रोडक्ट में से कुछ निकाल लिया जा रहा है। तो मेरी टीपी क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। इस ग्राफ को हम बेसिकली 3 स्टेजेस में डिफाइन करते हैं। एक स्टेज जहां पर हमारा एमपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और टीपी भी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। सेकेंड स्टेज पे हमारा एमपी डिक्लाइन कर रहा है और टीपी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। थर्ड स्टेज में हमारा टीपी डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि हमारा एमपी क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। इसी ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, इस ग्राफ का वो पॉइंट जहां पर हमारा एमपी मैक्सिमम है और जो हमारा टीपी है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा एमपी क्या है, मैक्सिमम है, अपना मैक्स पॉइंट वो रीच कर चुका है, राइट। तो ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इस ग्राफ से बेसिकली हमारे पास 3 स्टेजेस का क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आया है कि टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा जब एमपी इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है टीपी डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करेगा जब हमारा एमपी डिक्लाइन कर रहा है। और टीपी मैक्सिमम होगा जब हमारा एमपी 0 है और टीपी डिक्लाइन करेगा जब हमारा एमपी नेगेटिव हो चुका है। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन हमें बेसिकली दिखाना यही चाह रहा है कि यार देखो, फिक्स्ड फैक्टर उतना है, इतना ही लैंड है, इस लैंड पर एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, तो कम प्रोडक्टिविटी हो पा रही है, लैंड उतना यूज नहीं हो पा रहा, 2 बंदे काम कर रहे हैं, कंपैरेटिवली बेटर यूज होने लगा लैंड, 3 बंदे काम कर रहे हैं और बेटर यूज होने लगा। लेकिन अगर आप चौथा बंदा ऐड कर रहे हो, उसकी जरूरत ही नहीं थी। अब क्योंकि लैंड का एरिया तो फिक्स्ड है ना, अब आप यहाँ पर एडिशनल लेबर्स ऐड करते रहोगे तो एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी राइज नहीं कर रही है बल्कि क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। बिल्कुल हमें समझ आ गया कि लॉ ऑफ जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो आपको बताना क्या चाह रहा है कि रिटर्न जो आपके फैक्टर से आपको मिल रहा है, फैक्टर डाल रहे हो उससे आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं वो क्या करने लगेंगे, डिमिनिश करने लगेंगे अगर आप अपने फैक्टर्स को ऐड ऑन करते जा रहे हो, क्योंकि आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है इन शॉर्ट रन। बेसिकली हमें इतनी बात बिल्कुल समझ आ गई कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या। ये भी हमें समझ आ गया कि कैसे हमारा एमपी बिहेव करता है और उसके रिस्पॉन्स में कैसे हमारा टीपी बिहेव करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। वैसे तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके, पर अगर हमें लिखना है इसको फॉर्मली तो हम कैसे लिखेंगे। अगर हम बात करें कि कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या है, कि हमारा बेसिकली जो इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है, टीपी हाई जा रही है, एमपी हाई जा रही है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है कि अब आप अपने जो फिक्स्ड रिसोर्सेज है उनको फुली यूटिलाइज कर रहे हो। पहले आपने एक ही बंदा एम्प्लॉय किया था, सारा लैंड अच्छे से यूज ही नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि वहां पर 4 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे काम कर रहे हैं, आपका जो लैंड है वो फुली क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी क्या कर रही है, राइज कर रही है। बिल्कुल क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी।
बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यार वो पीस ऑफ लैंड है, अगर उसको एक ही बंदा एम्प्लॉय करेगा तो उसके पास इतना ज़्यादा काम है, इतने रिसोर्स को उसको यूज़ करना है कि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 बंदे डाल दे, 3 बंदे डाल दे, तो वो लोग अपना काम डिवाइड कर सकते कि यार इतना एरिया तू क्रॉपिंग कर, इतने एरिया पे मैं क्रॉपिंग करूंगा, इतने एरिया पे मैं क्रॉपिंग करूंगा। तो इससे क्या होगा, एक एफिशिएंसी आएगी आपके काम में और आपका काम क्या होगा, बेटर रिटर्न्स देगा। और हम क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। बेसिकली अगर डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से हो गया है, आपका जितना फिक्स्ड फैक्टर है उसके ऊपर आपने उसको यूज करने वाले उतने ही वेरिएबल फैक्टर्स भी डाल दिए, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से आपका काम क्या होगा, बेटर होगा, आपके रिटर्न्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। अच्छा, इंक्रीजिंग समझ आ गया कि क्या क्या कारण की वजह से हो रहा है, तो फिर डिमिनिश क्यों होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आने लगते हैं, पॉइंट के बाद हमारा एमपी गिरने क्यों लगता है, हमारा टीपी इंक्रीज करता है तो डिक्लाइनिंग रेट पे क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार देखो, फिक्स्ड फैक्टर तो उतना ही है ना, एंड ऑफ द डे ये हम बात काफी बार कर चुके कि फिक्स्ड फैक्टर उतना ही है। अगर मैं इस पे एडिशनल लेबर एडिशनल लेबर एडिशनल लेबर एडिशनल लेबर डाले जा रही हूँ तो एंड ऑफ द डे इस लैंड पर उतना स्पेस नहीं है ना, वो केओस हो जाएगा, प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। जितने लोगों की जरूरत ही नहीं है उस काम में, उतने में वेरिएबल फैक्टर्स उसमें डाले जा रहे हैं। देखो हमारी बुक इसे कैसे समझाती है, हमारी बुक इसे प्रपोर्शन के रिलेशन में समझाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मशीन है, एक मशीन पर 2 बंदे काम कर सकते हैं, राइट। अगर आप कहो कि यार मैं इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी उसी मशीन पर 4 बंदे लगाऊंगा, तो यार वो चीज पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर के यूज होने की कुछ लिमिट्स हैं एंड फिक्स्ड फैक्टर आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, तो आप वेरिएबल फैक्टर एक हद तक ही बढ़ा सकते हो। उसके बाद अगर आप उसे बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आपका जो रेशियो है, जो 1:2 होना चाहिए था, ये हिल के क्या हो रहा है, 1:4 हो रहा है। ये डिस्टर्बिंग हो जाएगा क्योंकि इसके पास जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है इतने वेरिएबल फैक्टर्स के साथ डील करने की। समझ पा रहे हैं कि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसकी फिक्स होने की वजह से हमारे क्या करते हैं, जो रिटर्न्स है वो डिक्लाइन करने लगते हैं। इतनी बात हमें समझ आई। और क्या कारण हो सकता है कि यार ये जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इनके बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन हो। अगर हमारे फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर 2 या 3 बंदे काम कर रहे हैं, जो हमारे इंक्रीजिंग हम रिटर्न्स के लिए और ऐड कर रहे हैं, राइट बंदे, अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन पुअर हो तो ये लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोग हैं लड़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एंड ऑफ द डे जितना मैं 2 लोगों को एम्प्लॉय करके काम कर पा रही थी, अब मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ, यानी कि मेरे जो बेसिक आउटपुट है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। तो पुअर कोऑर्डिनेशन भी एक रीजन बन जाता है हमारा, जो हमारे रिटर्न्स है उनको डिमिनिश करने का। और क्या कारण हो सकता है कि हमारा जो लैंड है, लेबर उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, या हमारी जो मशीन है लेबर उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस बात का मतलब क्या है कि यार जो काम मैं मशीन से करवाना चाह रही हूँ, मेरा लेबर वो काम नहीं कर सकता, तो मशीन का काम मशीन ही करेगी। लेबर क्या कर रहा है, सिर्फ अपना अलग काम कर रहा है। तो अगर मैं सोचूं कि यार अगर मैं 10 लेबर ले आऊं, मशीन ना बढ़ाऊं, 10 लेबर ले आऊं, तो भी मेरा काम क्या हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि लेबर को काम करने के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। यानी कि अगर मेरी मशीन ना काम करे, मैं कहूँ मैं सिर्फ लेबर से ही काम कर रही हूँ, तो मेरा काम रुक जा रहा है ना। अगर ऐसा होता कि जो मेरे वेरिएबल फैक्टर्स है वो मेरे फिक्स्ड फैक्टर्स के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते, तो मैं अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा लेती और फिर भी मेरा आउटपुट क्या होता, इंक्रीज करता। लेकिन क्योंकि मशीन तो चाहिए ही चाहिए, फिक्स्ड फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए उसके ऊपर एम्प्लॉय होने वाले जो वेरिएबल फैक्टर्स है हम उसको अननेसेसरीली नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। हमारा जो आउटपुट है वो क्या करने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा। बिल्कुल हमें समझ आ रहा है कि यार ये जो बिहेवियर शो किया हमारी टीपी ने, हमारे एमपी ने, इसके रीजंस क्या हैं, बिल्कुल इतनी बार क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि यार ये जो हमने लॉ के बारे में बात की है, इसकी अजम्पशंस क्या है। इस लॉ के बारे में बेसिकली 3 अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन तो ये है कि जो हमारी रेशियो है फिक्स्ड फैक्टर की और वेरिएबल फैक्टर की, उसको चेंज किया जा सकता है।
पहले मैं मशीन पर एक बंदा एम्प्लॉय कर रही थी, मेरा रेशो क्या था 1:1। फिर मैं उसी मशीन पर 2 बंदे एम्प्लॉय कर रही थी, रेशो क्या हो गया 1:2। फिर उसी मशीन पर मैं 3 बंदे एम्प्लॉय कर रही हूँ 1:3। बेसिकली ये लॉ अज्यूम करते हैं कि मैं ये रेशियोज में चेंज कर सकती हूँ। सेकंड हमारा अजम्पशन क्या है कि जो भी मैं वेरिएबल फैक्टर्स ऐड कर रही हूँ ये क्या है, इक्वली एफिशिएंट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल फैक्टर था वो ज्यादा एफिशिएंट था, जो सेकेंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है वो कम एफिशिएंट है। एफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्टिविटी में कमी नहीं आ रही है, कमी प्रोडक्टिविटी में आ रही है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है और उसके ऊपर एम्प्लॉय होने वाला वेरिएबल फैक्टर हम बढ़ा रहे हैं। एफिशिएंसी की वजह से कमी नहीं आ रही है। तो हम क्या मान रहे हैं कि सारे जो यूनिट्स है वेरिएबल फैक्टर के वो इक्वली एफिशिएंट है। थर्ड हमारा अजम्पशन है कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि अगर इस मशीन पर 5 लोग काम कर सकते तो हम मान के चल रहे कि ये मशीन पर 5 लोग ही काम कर सकते। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस मशीन पर अब 7 लोग काम कर सकते, राइट। तो टेक्नोलॉजी में हम मानते हैं कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इन्हीं अजम्पशंस को ध्यान में रख के, मतलब इन बाउंड्रीज के अंदर ही हम अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी करते हैं। इतना हमें समझ आ गया। अच्छा, अब लास्ट हमारा टॉपिक क्या है लेक्चर का कि इस लॉ की पोस्टपोनमेंट्स क्या है। यानी कि हमारा ये जो लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, ये किस किस जगह पर जाकर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, नाकामयाब हो जाता है, अनफिट हो जाता है, अनयूजफुल हो जाता है। कौन कौन सी जगह है कि यार देखो, अगर तो टेक्नोलॉजी ही बेटर हो गई, उसी मशीन पर जिस पे 5 लोग काम कर सकते थे मैक्सिमम, उसके बाद अगर आप और वेरिएबल फैक्टर्स डाल रहे हो तो आपके रिटर्न्स क्या हो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, राइट। उस मशीन पर अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि अब 10 लोग काम कर सकते हैं, यहां पर आपका लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, और वेरिएबल फैक्टर डाल रहे हो, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, फिर भी क्या हो रहा है कि जो आपके रिटर्न्स है वो डिमिनिश नहीं कर रहे। रीजन क्या आया है यहाँ पर, यार टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी ही बेटर हो गई। हाँ, सेकंड हमारा पोस्टपोनमेंट का क्या सिचुएशन है, कहाँ है जहां ये लॉ फेल हो जाता है, अगर आपको आपके फिक्स्ड फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए। यानी कि अगर जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो कुछ इस तरीके का है कि उसको अब फिक्स्ड फैक्टर की जरूरत नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर अगर ना भी हो तो हम अपने वेरिएबल फैक्टर से फिक्स्ड फैक्टर की जगह क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उस सिचुएशन में भी हमारा लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मशीन क्या कर रही है, आपकी फुटबॉल मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट। तो अब मार्केट में क्या है, ऐसा कोई कोर्स आ गया है जो सबको ट्रेन कर रहा है कि आप क्या करो, फुटबॉल बनाना सीखो, राइट। तो अब ये जो कंपनी है, फुटबॉल बनाने वाली कंपनी है, अगर ये मशीन को शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन ज्यादा ह्यूमन फैक्टर्स तो एम्प्लॉय कर सकती है ना। तो अगर ये और ह्यूमन फैक्टर एम्प्लॉय करती जाए तो इसका फुटबॉल का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। यहां भी ये लॉ क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। रीजन मीन कि जो हमारा मशीन था, यानी कि जो फिक्स्ड फैक्टर था, उसका हमें एक सब्स्टिट्यूट मिल गया। बिल्कुल हमें समझ आ गया कि बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमसे कहना क्या चाह रहा है और क्या क्या अजम्पशंस हैं जिसको ध्यान में रख के हम इस लॉ को स्टडी कर रहे हैं और कहां कहां आकर ये लॉ फेल हो जाता है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेक्चर्स के साथ और वीडियोस के साथ मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।